नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा एक नियंत्रण मंडल गठित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो एक नियंत्रक मंडल गठित किया गया था, तो किसके का कौन से एक्ट के तहत? 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया, जिसके अंतर्गत एक नियंत्रक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसलें कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश शासन काल में भारत से निर्यात की जाती थी? ठीक है, तो कौन कौन सा? कपास, नील, जूट, चाय। तो कौन कौन सा निर्यात किया जाता था? तो कपास, नील और जूट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चाय को निर्यात नहीं किया जाता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो किसके तहत? तो 1813 के तहत समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक। 1793 का चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत कंपनी को भारत में व्यापार वाणिज्य का एकाधिकार जमाए रखने तथा अपने हस्तगत क्षेत्रों पर शासन करने की छूट दी गई थी। इसके साथ ही 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, किंतु चीन से होने वाले कंपनी के व्यापारी एकाधिकार, चीन के साथ चाय के व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन 1833 में उसको भी समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी गई और इसे पूरी तरह से भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में परिणत कर दिया गया था। ठीक। फिर 1753 का चार्टर एक्ट, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंपनी का व्यवसाय सन 1612 में प्रारंभ किया था। कहाँ? तो सूरत में। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? कहाँ पर की गई थी? तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास एवं बम्बई तथा असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक है, इनके पास भूमि को रखने व बेचने का अधिकार होता था और भूमि लगान न देने की स्थिति में उसे भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। प्रथम बार रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास 12 महल जिले में लागू किया गया था। बम्बई में 1835 में लेफ्टिनेंट के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि की कर की नई प्रणाली का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत भयानक रहा था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए।
रियायतों के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व और उपनिवेशों के बीच पारस्परिक रूप से अधिनियम मुक्त व्यापार समझौते की एक प्रणाली थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ठीक, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग जमींदार अपनी सेवा के लिए अपने पास रखता था। ठीक है, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था तो कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसके प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो किसके प्रशासन में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में 1793 में। ठीक है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय तो कॉर्नवालिस को। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि खेतिहर का पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यही उसका कारण था। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कब लागू हुआ था? तो 1790 ईस्वी में लागू किया गया था बिहार में। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है किससे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो किसने? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने विचार दिया था और ब्रिटिश की आलोचना में कहा था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक, और वही अगर महालवाड़ी की बात की जाए तो महालवाड़ी कहाँ लागू किया गया था? तो संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक, तो ये महालवाड़ी संयुक्त प्रांत में और रैयतवाड़ी मद्रास प्रांत, बम्बई और असम के कुछ प्रांतों में। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। और इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेनेज थ्योरी का सही परिभाषा नीचे से किस कथन से आती है? तो क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही क्या है? उनकी थ्योरी है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक क्या थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, इसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत बताया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्पादन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति एक वफादार व्यक्ति थे और वे ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए कार्यों को मुस्लिम समाज का विकास कार्य मानते थे। इस कारण से वे यह मानते थे कि मुस्लिम समाज केवल ब्रिटिश सत्ता के रहने पर ही संभव है। इस कारण दादा भाई नौरोजी के धन के अपवाहन सिद्धांत पर वे विश्वास नहीं करते थे। ठीक, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में किस वर्ष
रेलों का प्रारंभ हुआ तो किस वर्ष हुआ था? 1850 में। पहला रेलवे कब चला था? 1853 16 अप्रैल लॉर्ड डलहौजी के काल में, बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है। ब्रिटिश काल में भारत किसका प्रमुख निर्यातक था? तो किसका था? तो कच्चा माल का निर्यातक था। ठीक है। ब्रिटिश पूर्व भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में मुद्रा का विनिमय करने वाले कौन थे? तो कौन थे? सराफ थे। ऑप्शन सी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य था तो कौन था? भारतीय संसाधनों का दोहन। ऑप्शन बी। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी? बंगाल और मद्रास में। और महालवाड़ी बोलेगा तो संयुक्त प्रांत। ठीक। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास में वर्ष 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था और टॉमस मुनरो ने वर्ष 1809 में बंगाल के कुछ क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक। तो जजमानी उत्तर प्रदेश, बाराबलूट महाराष्ट्र और मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो 40% व्यय होता था। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष हुई? 1901 ईस्वी में। इसके लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में लंदन के सोनेशन प्रकाशक द्वारा किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।